हाय गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसे पीएसयू बैंक के बारे में बात करेंगे विच इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग बेटर देन द टॉप प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अभी रिसेंटली इसके Q4 FY26 के रिजल्ट्स आए हैं एंड द रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट प्रॉमिसिंग। अब गाइस, सबसे पहले ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। देखो गाइस, किसी बैंक को अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किस किस सेगमेंट को लोन देता है, क्योंकि उसी से हमें ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली वो जो लोन्स दे रहा है उसके अंदर कितना रिस्क है और क्या वो उसके हिसाब से एडिक्वेट रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं तो आउट ऑफ टोटल लोन बुक 63% लोन बुक जो है ना, वो इनकी जाती है रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन्स के अंदर, और बाकी 37% जो लोन बुक जो है ना, वो इनकी कॉर्पोरेट्स के अंदर जा रही है। तो एक एक करके ना इन सारे लोन्स के बारे में समझते हैं। देखो, रिटेल लोन कौन से होते हैं, सबसे पहले रिटेल लोन्स पे डिस्कस कर लेते हैं। रिटेल लोन्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन्स हो गए, व्हीकल लोन्स हो गए, या फिर आपके पर्सनल लोन्स हो गए। ये सारे के सारे जो लोन्स हैं ना, या गोल्ड लोन्स हो गए फॉर एग्जांपल, ये सारे के सारे लोन्स जो है ना, वो रिटेल लोन्स का पार्ट बनते हैं। मतलब ऐसे लोन्स जो हमारे जैसे लोगों को दिए जाते हैं, राइट, दैट इज़ वन। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है ना, इनका जो रिटेल लोन्स जो है ना, वो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। साथ में हम बात करते हैं इसके एग्रीकल्चर लोन्स के बारे में। एग्रीकल्चर लोन्स जो है ना, वो इसकी 11% ऑफ द बुक, मतलब आउट ऑफ द 63 11% जो है ना, वो इसका एग्रीकल्चर लोन्स के अंदर जा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो गाइस, एक चीज़ समझो, एग्रीकल्चर लोन्स जो है ना, वो सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग रहते हैं किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ हम लोन्स दे किसको रहे हैं, यहाँ हम लोन्स दे रहे हैं फार्मर्स को, राइट। और फार्मर्स के साथ आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी इनकम जो है वो काफ़ी वेरिएबल रहती है। और वो क्यों वेरिएबल रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेदर। क्योंकि द थिंग इज़ कि अगर मान लो वेदर अच्छी नहीं रहती, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकी प्रोडक्टिविटी जो है ना, वो हैम्पर कर सकती है। और अगर प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर जाएगी तो इनकी इनकम जनरेटिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और वो अगर कम हो जाएगी तो फिर दे विल नॉट बी एबल टू सर्विस द डेट। मतलब वो अपने पैसे टाइम पे वापस नहीं दे पाएंगे, और अगर वो नहीं दे पाएंगे तो इन बैंक्स का एनपीएस आ जाएंगे। तो देखा जाए तो ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। लेकिन फिर भी बैंक्स को इन सारे फार्मर्स को लोन देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने ना इनके ऊपर एक बेसिकली एक ऑब्लिगेशन लगा रखी है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर इतनी लेंडिंग करनी ही है। और क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्रायोरिटी सेक्टर है, तो होता गया ना, यहाँ पर बैंक ना चाहते हुए भी उसको लोन्स देने ही पड़ते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, इनके सबसे ज़्यादा एनपीएस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी इसी टाइप के लोन्स के अंदर रहते हैं। अब होता क्या ना, लास्ट अगर 2 years की बात करें तो देखो, कंसिस्टेंटली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ हीट वेव्स गोइंग ऑन इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या होता है ना, इनकी हो क्या रहा था, ऑन टॉप ऑफ इट इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक तो हैम्पर हो रही थी, जिसकी वजह से लोन्स ये लोग नहीं पे कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एक तो एनपीए उसकी तरफ से बढ़े। दूसरी चीज़ क्या हुई, FY24 के अंदर देयर वर इलेक्शंस ऑल्सो, इलेक्शन ईयर था। और इलेक्शन ईयर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जाके, क्योंकि उनको वोट्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, लोन वेवर्स कर देते हैं। वो कहते हैं आप लोन मत दो। अब जैसे वो बेसिकली लोन्स तो उनके लिए वेवर करते हैं जो एक्चुअली पे नहीं कर पा रहे। लेकिन होता क्या है ना, लेट सपोज कि देयर आर 100 फार्मर्स, उनमें से 5 फार्मर्स हैं वो ना टाइम पे नहीं कर पा रहे। द मोमेंट दी अदर पीपल रियलाइज कि यार इन लोगों को तो पे करने के लिए नहीं बोला, वो लोग क्या करते हैं, वो भी डिफॉल्ट कर देते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ मॉरल हैजर्ड। आप समझ लो कि एक को चांस दिया तो सारे लोग भी बोलेंगे हम भी पे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, मास डिफॉल्ट्स हो जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करती, क्योंकि अगर वो करेंगे, और क्योंकि होता क्या है ना, फार्मर्स जो है ना, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है इनके लिए। 55% 60% पीपल आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ओनली। तो अगर उन लोगों को अगर नाराज़ किया तो इनको वोट्स नहीं मिलेंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू कम टू पावर। तो होता क्या है ना, ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये क्या करते हैं, मास लेवल पर लोन को वेवर्स दे देते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसकी वजह से प्रेशर किस पे आएगा, प्रेशर आएगा बैंक्स के ऊपर। तो दैट इज समथिंग विच द बैंक्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो हो क्या रहा था ना कि FY24 के बाद से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस जो था वो एग्रीकल्चर लोन्स के थ्रू इनके ऊपर आना तो शुरू हो गया था। दैट इज वन थिंग, जिसकी वजह से होता गया ना, उनके एनपीएस बढ़ जाएंगे। एनपीएस क्या होते हैं, बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये वो पैसा है जो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक्स को क्या करना पड़ता है, बैंक्स बनाते हैं प्रोविजंस। तो होता क्या है, अगर प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इज जस्ट काइंड ऑफ अ कॉस्ट, या एक तरह से सेफ गार्ड करके चल रहे हैं कि अगर मान लो ये पैसा आगे जाके नहीं आया तो हमने पहले से ही लॉसेस बुक कर लिए।
अब होगा क्या, अगर मान लो प्रोविजंस मान लो जैसे FY24 और FY25 के अंदर अगर प्रोविजंस ज़्यादा इन्होंने डिडक्ट कर लिए तो इससे होता क्या है, इससे प्रॉफिट मार्जिन्स जो होते हैं वो हैम्पर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, प्रोविजंस का मतलब ये नहीं होता कि आगे जाके वो पैसा आएगा ही नहीं। देयर इज़ अ गुड चांस, हो सकता है इनमें से कुछ पैसा वापस रिकवर भी हो जाए, और अगर वो रिकवर होगा तो उसको वो रिकवरीज के अंदर डाल के नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट्स के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना हो क्या रहा है, जो ओवरऑल बैंक के जो रिटर्न ऑफ जो लोन्स हैं जितना जिसके ऊपर वो ऑलरेडी प्रोविजंस बना चुके हैं वो अराउंड 21,000 करोड़ के हैं। अब कहने का मतलब ये, इसके ऊपर तो जो बैंक है वो ऑलरेडी प्रोविजंस बना चुका है, और प्रोविजन बना चुका है इसका मतलब वो तो लॉसेस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर इसमें से पैसे आने रिकवर होने शुरू हो गए तो डोंट यू थिंक आपकी जो इनकम है इन द कमिंग ईयर्स वो इससे इंप्रूव कर जाएगी, और वो इंप्रूव करेगी तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक लेवर है बेसिकली जिसके थ्रू कंपनी जो है ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड अच्छे से इंक्रीज कर सकती है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड चीज़ क्या है, इनके जो अदर टाइप ऑफ लोन्स जो है वो है MSME लोन्स। अब देखो MSME लोन्स बेसिकली गाइस होते क्या है, MSME लोन्स जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडिया के अंदर अराउंड 6 to 7 करोड़ MSMEs हैं। MSMEs इज व्हाट, मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये समझ लो एक पान वाले से लेके एक मीडियम साइज बिजनेस जो है वो सारे के सारे MSME के अंदर उसका पार्ट बन जाते हैं, और इन सबको पैसा चाहिए होता है, लाइक वर्किंग कैपिटल लोन्स चाहिए होते हैं जिससे अपने बिजनेस को कंसिस्टेंटली रन कर सके। अब हुआ क्या था, MSME लोन्स जो है ना ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे सिंस कोविड, क्योंकि आपको पता है कोविड के टाइम पे जैसे ही एकदम से लॉकडाउन लग गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन सबके बिजनेसेस रातों रात एकदम से बंद हो गए। अगर रातों रात बंद हो गए, इन लोगों ने पहले से बैंक से लोन तो ले ही रखा था, बट क्योंकि इनके बिजनेस अब चल ही नहीं रहे तो हाउ विल दे पे बैक। इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक्स जो थे ना उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया, और बैंक के जो NPS, अगर MSME के लोन्स जो है ना उनकी अगर मैं NPS की बात करूं तो वो 11% तक चले गए, जो कि आने वाले 3-4 साल बाय FY24 तक आते आते इन्होंने क्या किया, अपने इन NPS को 4% के अराउंड ये लेकर चले गए। देखो NPS कम करने का मतलब ये है कि मैंने लॉस को बुक कर लिया है और मैंने उसके लिए प्रोविजंस बना दिए हैं गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो काफ़ी कम भी हो गई क्योंकि प्रोविजंस बन गए थे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर इसमें से अगर इंप्रूवमेंट आई तो इससे मेरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कुछ पैसा अगर रिकवर हो पाएगा तो कमिंग ईयर्स के अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर जाएगी। अब हुआ क्या, इन्होंने FY24 तक तो क्या किया, काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी तो इंप्रूव कर ली अपनी, या फिर NPS जो थे वो काफ़ी हद तक 4% तक तो ये लेकर चले गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिक्लिकल और बिजनेसेस थे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से अभी भी ये स्ट्रेस थोड़ा चल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने FY26 तक आते आते आप ये समझ लो ये NPA नंबर्स जो हैं ये 1.74% तक आ चुके हैं। इसका मतलब इन्होंने मेजरली जितने भी एग्रीकल्चर और जितने भी MSME लोन्स, जितने भी प्रॉब्लमेटिक लोन्स थे उसके ऊपर ये सारी के सारे प्रोविजंस ऑलरेडी बना चुके हैं, और ये जो रिटर्न ऑफ इन्होंने अमाउंट किया है वो 21,000 करोड़ का है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर इनमें से थोड़ी सी भी रिकवरी होती है या कोई भी अकाउंट अपग्रेड की तरफ चला जाता है तो अल्टीमेटली ये इनकम का पार्ट भी बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये तो एक हो गया रीजन गाइस कि बैंक्स जो है ना वो एसेट क्वालिटी के बेसिस पर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, राइट। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ इसकी, देखो होता क्या है ना, पहले जो बैंक था ना इसका मेजर फोकस क्या होता था, ये कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा लोन देता था। कॉर्पोरेट्स को अगर ज़्यादा लोन देंगे ना तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, कॉर्पोरेट में क्या हुआ, मुझे एक बड़ा लोन देना पड़ता है, और अगर गलती से भी अगर एक भी कॉर्पोरेट फेल हो जाती है तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक आपकी रिड्यूस हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर ना उतने मार्जिन्स नहीं मिलते, मतलब उतनी यील्ड नहीं मिलती जितनी कि आपको रिटेल लोन्स लेने में मिलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल ये वही वाली बात होगी, एक कंपनी है जिसको 500 करोड़ का लोन चाहिए और एक मान लो एक घर ले रहा है बंदा, उसको 20 लाख का लोन चाहिए, तो क्योंकि बैंक को पता है ये छोटा लोन ले रहा है तो फिर उसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं, और इंटरेस्ट अगर ज़्यादा चार्ज करेंगे तो बैंक्स के मार्जिन्स बढ़ेंगे जिसको NIMs बोलते हैं। तो हुआ क्या, ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स बैंक्स ने क्या किया है, कंसिस्टेंटली अपनी कॉर्पोरेट बुक को धीरे धीरे कम किया है और धीरे धीरे उन्होंने रिटेल बुक के अंदर अपने फोकस को बढ़ाया है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके रिटेल बुक में क्या क्या पार्ट आ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में। व्हीकल लोन्स जो है वो 50% से ग्रो किया, या फिर अगर मैं बात करूं गोल्ड लोन वो भी अराउंड 50-54% पे ग्रो किया है,
और रिटेल लोन्स ओवरऑल बुक जो है वो 32% से इस साल ग्रो करी है, विच इज़ फिनोमिनल। मतलब FY26 के अंदर अभी रिसेंट जो नंबर्स आए हैं उसके अंदर ये नंबर्स दिखाए गए कि अराउंड 32% से रिटेल लोन्स जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज करें। इसका मतलब होगा क्या, बैंक ने अपना फोकस जो है वो रिटेल लोन्स पे ज़्यादा किया हुआ है और वो धीरे धीरे, क्योंकि उनका ऑलरेडी एग्रीकल्चर और MSME के अंदर उन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे अपने लोन्स को कर्टेल कर रहे हैं, क्योंकि पुराने पैसे अगर रिकवर नहीं हो रहे तो वो नए पैसे एकदम से कैसे देंगे। तो दैट इज़ वाई इन्होंने क्या किया हुआ है, एग्रीकल्चर लोन्स के अंदर भी फॉर द टाइम बिंग उन्होंने अपनी बुक्स को थोड़े टाइम के लिए रोका हुआ है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने अभी अपनी Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बोला कि जो एग्रीकल्चर और MSME है ना, हमने अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए इसको रोका है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये भी 15-16% पे आराम से हम ये भी लोन बुक आराम से ग्रो कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो वो भी एक अच्छा साइन है। देखो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर लोन सारे ही खराब हैं, बट फिर भी होता क्या है, इसके अंदर NPA के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू रिटेल लोन्स। मतलब अगर बैंक का फोकस, अगर बैंक को अगर पूछा जाए कि आप किसको लोन देना चाहते हो, तो वो कहेगा मेरे को रिटेल बुक को ही लोन देना है, क्योंकि वो लोग टाइम पे पैसा दे देते हैं। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द बैंकिंग सिस्टम। चलो सबसे पहले आप बात करते हैं बैंक जो है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक का लोन बुक साइज कितना है। बैंक जो है ना अभी FY26 के अंदर इसकी जो लोन बुक जो है ना वो 2.91 लाख करोड़ की लोन बुक है, ठीक है। और अगर मैं FY22 की बात करूं 1.35 लाख की थी। मतलब आप समझ लो 4 साल के अंदर बैंक 1.35 लाख करोड़ की बुक से 2.91 लाख तक आ गया है। मतलब रफली अराउंड 20-21% के अराउंड इसने अपनी लोन बुक को ग्रो किया है। अब गाइस व्हाई दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है ना, देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं अपने कंट्री की एवरेज क्रेडिट ग्रोथ, या जिसको सिस्टम क्रेडिट भी बोलते हैं, अगर उसकी बात करते हैं, वो हमारा 15-16% पे ग्रो कर रहा है। मतलब जितना पैसा ऑन एन एवरेज लोगों को दिया जा रहा है वो 15-16% से ग्रो कर रहा है एट एन एग्रीगेट लेवल। अगर हमारा बैंक सिस्टम क्रेडिट से फास्ट ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज गेनिंग मार्केट शेयर। अब होकर है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि ये जो बैंक है ये एक PSU बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन उसके बाद भी ये टॉप बैंक्स जितने भी इंडिया के हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर रहा है? इन टर्म्स ऑफ लोन बुक ग्रोथ। क्योंकि हो क्या रहा है ना, चाहे आप ICICI बैंक को देख लो, चाहे आप HDFC बैंक को देख लो, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक को देख लो, ये सारे के सारे बैंक एट दिस पॉइंट इन टाइम ना 10 to 12-13% के अराउंड ही ग्रो कर रहे हैं। और ये बैंक जो है ये आराम से 19-20% तक की ग्रोथ दे पा रहा है। और मैनेजमेंट, वैसे देखो मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस ही देता है। जैसे हमें FY27 का गाइडेंस पूछा कि आप लोन बुक को कितना ग्रो कर पाओगे, तो उन्होंने बोला हम 18% पे ग्रो कर पाएंगे। लेकिन इस FY26 के अंदर बेसिकली इन्होंने 22% से ग्रोथ दिखाया। अगेन मैनेजमेंट क्या करता है ना, बेसिकली वो कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है, लेकिन बेटर परफॉर्म कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड। इसका मतलब आप ये समझ लो, चलो 22 नहीं 20% से ऊपर चल रहा है, जबकि बाकी के जितने भी बैंक्स हैं वो सारे 11 से 13% के अराउंड ही चल पा रहे हैं। तो इसका मतलब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो है ना, या पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ जो है इस पर्टिकुलर बैंक की इनसे बहुत फास्ट चल रही है। देखो मैं एक चीज़ ये भी डेफिनेटली बोलूँगा कि HDFC, ICICI इन सब की लोन बुक है बहुत बड़ी। लाइक अगर जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, दैट इसकी जो लोन बुक है वो 2.91 लाख करोड़ की है। लेकिन अगर मैं HDFC की बात करता हूँ तो अराउंड 28 लाख करोड़ की है। अगर मैं ICICI बैंक की बात करता हूँ वो 16-17 लाख करोड़ की है। अगर मैं एक्सिस बैंक की करता हूँ तो 11-12 लाख करोड़ की है। तो होता क्या है ना, इन बैंक्स की जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी बड़ी हैं। तो ये तो बात आपको समझ ही आती होगी ना कि एक बड़ी बुक पे कंसिस्टेंटली हाई रेट पर ग्रो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ तो आई कैन नॉट बी इमोशनल अबाउट इट। मुझे ये समझना पड़ेगा कि कौन सा बैंक जो है ना वो फास्ट ग्रो कर रहा है। जो बैंक फास्ट ग्रो करेगा मेरे लिए वो बेटर बैंक है, क्योंकि वही आगे जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा फॉर द शेयर होल्डर्स। तो हमें एक चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी कि लोन बुक ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द बैंकिंग सेक्टर। फिर बात करते हैं इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। देखो एक तरह समझ लो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बाकी बिजनेसेस के अंदर जैसे ग्रॉस मार्जिन होता है वैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना वो 3.91% पे चल रहा है। मतलब कंसिस्टेंटली इसके अंदर भी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आ रही है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। और यही अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं HDFC का बोलूं तो अराउंड 3.3% पे है। अगर मैं एक्सिस बैंक पे बात करूं 3.7% पे है। एक ICICI बैंक की है जिसका जो NIM जो है ना वो इससे बेटर है, दैट इज 4.2%। तो देखा जाए तो
प्रॉफिटेबिलिटी के केस के अंदर भी दिस बैंक इज परफॉर्मिंग वेल। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये ऐसे टाइप की जगहों पे लोन दे रहा है बैंक जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी, जहां पर यील्ड है ज़्यादा। जैसे रिटेल लोन्स के अंदर डेफिनेटली यील्ड ज़्यादा है, और धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर ना धीरे धीरे रीशफलिंग कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना 37% जो है वो कॉर्पोरेट बुक है, कॉर्पोरेट बुक के अंदर ये धीरे धीरे रीशफलिंग कर रहा है। रीशफलिंग का मतलब क्या? मतलब ऐसी कॉर्पोरेट जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, ये उनको लोन्स धीरे धीरे कम करता जा रहा है। मतलब अगर मैंने पहले दे रखे थे तो जैसे जैसे पैसा रिकवर होता जा रहा है, मैं उस सेक्टर के अंदर ज़्यादा पैसा और नहीं दे रहा। ये लोग अब मेजरली फोकस कहाँ कर रहे हैं? एक तो ये ऐसी कंपनीज के अंदर फोकस कर रहे हैं जो BBB रेटेड हो या उससे ऊपर हो, या उनकी बेटर क्रेडिट क्वालिटी हो। दूसरी चीज़ क्या, ये जितने भी आज की डेट में जितने भी अच्छे सेक्टर्स चल रहे हैं, जो बूमिंग सेक्टर्स हैं, ये वहाँ पर आज की डेट में लोन दे रही है। लाइक ग्रीन एनर्जी हो गया, AI इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, और इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। तो सिंपल सी बात है ना, अगर मैं ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ या फिर ऐसे सेक्टर में मैं लोन दूँ जो अच्छा ग्रो कर सकता है, अगर वो अच्छा ग्रो करेगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो गोइंग फॉरवर्ड वो मेरे को भी इजीली पैसा दे पाएगा, और अगर मुझे पैसा दे पाएगा तो डोंट यू थिंक मेरे NPS गोइंग फॉरवर्ड उतने नहीं होंगे। बैंक की एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि एक तरफ मैं क्या करूं, कॉर्पोरेट लोन्स तो ऐसे दूं जहां पर मेरे को रिस्क कम रहे और मेरे को यील्ड अच्छी मिल पाए, और दूसरी चीज़ क्या चल रही है, मैं ऐसे रिटेल लोन्स की तरफ बढ़ूं जहां पर मुझे अच्छी यील्ड मिले और मेरा ओवरऑल NIM जो है ना मेरा कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर पाए। तो इसी स्ट्रैटेजी की वजह से बैंक जो है ना लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि एक तरफ से इसकी लोन बुक भी बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ से इसका NIM भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और साथ में अगर मैं इसकी एसेट क्वालिटी की बात करूं, देखो डेफिनेटली एक बात समझो गाइस, लास्ट 2 ईयर्स के अंदर ना बैंकिंग सेक्टर के लिए वैसे ही बहुत डिफिकल्ट था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर इन बैंक्स को प्रॉब्लम आई भी तो वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी कि बाकी बैंक्स और NBFCs को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थी। और उस पर्टिकुलर टर्मोइल वाले पीरियड के अंदर भी आप ये समझ लो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर भी कंसिस्टेंटली बैंक ने अपनी लोन बुक को 18-20% पे ग्रो भी किया है, और साथ साथ क्योंकि प्रोविजंस वो ऑलरेडी बना चुके हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब एसेट क्वालिटी जो है ना वो इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं उनसे कंपेरेबल है, लोन बुक ग्रोथ उनसे फास्ट है, NIM जो है वो मोस्टली उनसे फास्ट है। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ PSU बैंक। देखो हम गवर्नमेंट बैंक से वैसे भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे लोन्स इस तरीके से भी दे दिए जाते हैं, इन पॉलिटिकल सिनारियोज एज वेल वैसे भी लोन दे दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना, इस वजह से इनके NPS भी होते हैं ना यूजुअली थोड़े ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे PSU बैंक्स के अंदर ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ क्या बात करेंगे इसकी ब्रांचेस के ऊपर। गाइस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना जो इसकी ब्रांचेस हैं वो अराउंड 2700 ब्रांचेस के अराउंड है। 3 साल 3.5 साल पहले इनकी जो ब्रांचेस थी वो अराउंड 1200-1300 ब्रांचेस थी। तो मतलब 100% से एक तो इन्होंने ब्रांचेस को ग्रो किया है। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैनेजमेंट ने ये बोला था कि हम 1000 ब्रांचेस और खोलने वाले हैं, जिसके अंदर से FY26 के अंदर 200-220 ब्रांचेस खोलेंगे। तो वो अपना जो भी उन्होंने गाइडेंस दिया था वो उसको फुलफिल किया। अब देखो एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी, एज द नेम सजेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ना इसकी ज़्यादातर जितनी ब्रांचेस थी वो महाराष्ट्र के अंदर ही फिक्सेटेड थी। तो हो क्या रहा था ना, ऐसे टाइप के बैंक्स को होता क्या है, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क आ जाता है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो कि यार अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र में ही लोन दे रहा हूँ, तो देखो वहाँ पर अगर मैं एग्रीकल्चर लोन्स फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ और वहाँ पे ही अगर वेदर खराब हो गया, वहाँ पे ही कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई पॉलिटिकल सिनारियो हो गया, तो होगा क्या, एकदम से NPS बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। इसलिए बैंक ने क्या करना स्टार्ट किया है, अब लास्ट 2-3 ईयर से बैंक का फोकस जो है ना वो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र हो गया है। विल स्टार्ट मूविंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पर ग्रोथ अच्छी है। तो अब ये समझ लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक की जो ओवरऑल ब्रांचेस जो हैं 46% ब्रांचेस जो है ना उनकी महाराष्ट्र में है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 54% ब्रांचेस जो है वो आउटसाइड महाराष्ट्र है। तो देखा जाए तो बैंक जो है ना धीरे धीरे अपने ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को भी कम कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड साइन। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है ना बैंक्स जो है इट इज़ ऑलरेडी डूइंग एवरीथिंग इट कैन, जिसकी वजह से ये गोइंग फॉरवर्ड अच्छा ग्रो कर सकता है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया FY26 के अंदर इसकी गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। FY27 के अंदर भी बैंक बोल रहा है कि वो आराम से 18% पे इजीली अपनी लोन बुक को ग्रो कर सकता है। गोइंग फॉरवर्ड वो अपने NPAs हैं
उनको भी कम करता रहेगा। अभी भी इस बार भी ऐसा ही हुआ, एनपीए जो है इनका, जीएनपीए जो नंबर्स थे इनके, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो भी 1.49% के अराउंड रहे और 29 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट भी हुआ है। और 29 बेसिस पॉइंट मतलब 0.29%। और गाइस ये बहुत ही डिसेंट माना जाता है। तो एक चीज़ आप समझो कि ओवरऑल बैंक जो है ना, इट इज़ डूइंग एवरीथिंग राइट, और धीरे धीरे उसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी चल रही है। और आगे अगर वो रिटेल पे फोकस करता रहेगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी गोइंग फॉरवर्ड अच्छी हो सकती है। तो डेफिनेटली अगेन दिस बैंक इज डूइंग वेल, इट इज़ अ प्रॉमिसिंग बैंक। बट एज आई टेल यू इन एवरी वीडियो विच आई मेक, कि देखो हर एक बैंक या हर एक कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, गोइंग फॉरवर्ड चांसेस भी अच्छे हैं, बट समथिंग दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको हर टाइम इस बैंक को ट्रैक करना पड़ेगा। एवरी क्वार्टर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स देखनी पड़ेंगी, आपको तभी जाके समझ आएगा कि वेदर इट इज गोइंग ऑन ट्रैक और नॉट। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।